हाय गाइज, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एवरीडे फोकस में। दोस्तों, आज मैं एसएससी जेईई 2019 के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस पेपर का सेट लेकर आ रहा हूं फ्रेंड्स, जो कि 22 जनवरी 2018 में आफ्टरनून शिफ्ट में जो पूछा गया था क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, उसको दोस्तों मैं डिस्कशन करूँगा, इस क्लास में पढ़ूँगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों और पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से एसएससी जेईई 2019 में एसएससी जेईई 2017 का जो पूछा गया था 22 जनवरी 2018 में, किस तरह से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से एसएससी जेईई 2019 में पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन किस लेवल का होता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। चलिए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली टू डेली अब मैं वीडियो लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एसएससी कर्मचारी चयन आयोग कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों को क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये 22 जनवरी 2018 आफ्टरनून शिफ्ट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसी में मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन में ही डिस्कशन करूंगा। और फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1, आय और व्यय लेखा क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आय और व्यय लेखा क्या होता है। तो आय और व्यय लेखा क्या होता है? आय व्यय लेखा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आय व्यय लेखा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु या उत्पाद विभेद किस बाजार में पाया जाता है। जो वस्तु या उत्पाद होता है वह किस बाजार में पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्ण प्रतियोगी बाजार, ऑप्शन 2 एकाधिकार बाजार, या ऑप्शन 3 अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं। यानी भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं जगदीश भगवती, ऑप्शन 2 VKRV राव, ऑप्शन 3 कौशिक बसु, ऑप्शन 4 मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा VKRV राव। ये जो वैज्ञानिक है वे नए तरीके से यानी वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं VKRV राव। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से कौन केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। कौन केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है? ऑप्शन 1 ब्याज भुगतान, ऑप्शन 2 राज्यों को अनुदान, ऑप्शन 3 वैद्युतीकरण पर खर्च, या ऑप्शन 4 सब्सिडी। तो इसका राइट आंसर है विद्युतीकरण पर खर्च। यह केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, विद्युतीकरण पर खर्च। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, वैद्युतीकरण पर खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला को 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत थी? कितना प्रतिशत थी? यानी 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत थी? तो इसका है 15.89, ऑप्शन 2 17.64, ऑप्शन 3 19.21, ऑप्शन 4 21.54। तो राइट आंसर 17.64 इज द राइट आंसर। यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वह थी 17.64। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अच्छे से क्वेश्चन को आप लोग कवर करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह से एसएससी जेईई 2019 में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान देना है, जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। संविधान की संकल्पना का उदय सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? यानी जो संविधान की संकल्पना है वे सर्वप्रथम किस देश में उत्पन्न हुआ या उद्भव हुआ? इटली में, ऑप्शन 2 चीन, ऑप्शन 3 ब्रिटेन, ऑप्शन 4 फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में सर्वप्रथम संविधान की संकल्पना का उद्भव हुआ। तो राइट आंसर ब्रिटेन।
राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। 8 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? ऑप्शन 1 युद्ध, ऑप्शन 2 सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन 3 बाह्य आक्रमण, ऑप्शन 4 आंतरिक अशांति। तो इसका राइट आंसर होगा आंतरिक अशांति, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। आंतरिक अशांति जो होता है वह भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 9, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन क्या प्रदान करता है? जो भारतीय संविधान का 100वां संशोधन होता है, ठीक है, 100वां संशोधन होता है, वह क्या प्रदान करता है? ऑप्शन 1 जीविका की सुरक्षा और फेरी वालों का विनियमन, या ऑप्शन 2 भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना, या ऑप्शन 3 राज्यपाल के परिश्रमिक भत्तों और विशेष अधिकारों, या ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन। तो इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। यह 100वां संशोधन प्राप्त करता है। याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100वां संशोधन क्या प्रदान करता है भारतीय संविधान का? तो भारतीय संविधान का 100वां संशोधन ऑप्शन नंबर 2 भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? है ना, आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सा निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन 1 भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन 2 वित्त आयोग, ऑप्शन 3 राजभाषा आयोग, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन 4 राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दीघ निकाय, ऑप्शन 2 सुत्त पिटक, ऑप्शन 3 अंगुत्तर निकाय, या ऑप्शन 4 विनय पिटक। तो राइट आंसर अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 6ठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे किसकी शताब्दी में? तो 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में, यानी कि 6वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे। तो चीनी यात्री, है ना, चीनी तीर्थयात्री कौन थे? हेन सांग, नंबर 2 फाहियान, नंबर 3 सुंगयुन, या नंबर 4 इत्सिंग। तो राइट आंसर सुंगयुन। सुंगयुन जो थे वह 6वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर चीनी तीर्थयात्री थे। कौन यात्री थे? तो ये तीर्थयात्री थे, चीनी तीर्थयात्री सुंगयुन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? है ना, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कौन थी? आगरा, लाहौर, बदाऊं, दिल्ली। तो राइट आंसर दिल्ली। तो सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली थी। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन 4, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में कौन शामिल नहीं था?
आपको बताना है शामिल नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं था। प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, ऑप्शन 2 विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, आम दंगे हिंसा, या ऑप्शन 4 ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग। तो राइट आंसर आम दंगे हिंसा। आम दंगे हिंसा, आम दंगे या हिंसा शामिल नहीं था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में। आम दंगे या हिंसा शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। तो इस राइट आंसर सभी विकल्प सही है, यानी सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों लोग नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ भाग लिए थे। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यानी राइट आंसर क्या होगा, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। आप लोग क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो, फिर आंसर टिक करिएगा। ध्यान से क्वेश्चन समझोगे ना तो क्वेश्चन का आंसर इजीली आपको आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है फ्योर्ड, सिंक होल, स्टेलेक्टाइट या स्टेलगमाइट। तो इसका राइट आंसर होगा फ्योर्ड। जो फ्योर्ड है वह भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 फ्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, युवा अवस्था में नदी अपरदन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। युवा अवस्था में नदी अपरदन का एक विशिष्ट लक्षण कौन सा है। गार्ज, नंबर 2 कटा छटा तट, नंबर 3 गोखुर झील, नंबर 4 प्राकृतिक तटबंध। तो इसका राइट आंसर होगा गार्ज। जो गार्ज है, गार्ज युवा अवस्था में नदी अपरदन का एक विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। यानी इन चारों में से वह कौन सी भारतीय राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो असम के साथ म्यांमार नहीं लगता है। तो राइट आंसर होगा असम, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन, भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की योजना कौन सी है। सहेज, सरल, भीम या डिजिधन। तो इसका राइट आंसर होगा सहेज। सहेज के अंतर्गत ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। तो कौन सी योजना है, सहेज योजना, जिसमें ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 22 क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा मुझे। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा RGSEAG। RGSEAG के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत, RGSEAG के योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होता है। फ्रेंड्स, आपसे होमवर्क मैं दे रहा हूँ पहले ही। ठीक, आज का होमवर्क मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि मैं डेली वीडियो में देता हूँ एक होमवर्क। आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट में देंगे। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। RGSEAG योजना का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट में बताना है। चाहे जैसे आप लोग जाके गूगल पे सर्च करिए, चाहे जैसे आप लोग RGSEAG का फुल फॉर्म कमेंट में जरूर आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वह ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित है भारत नेट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में राष्ट्रमंडल
खेलों की मेजबानी करेगा, यानी कि 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, तो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। 25 क्वेश्चन, दिसंबर 2017 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब 2017 किसने जीता? ठीक है 2017 दिसंबर 2017 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब 2017 विश्वनाथ आनंद ने जीता। किसने जीता था? तो विश्वनाथन आनंद ने यह विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब 2017 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, गांधी इन चंपारण किसके द्वारा लिखी गई है? जो गांधी इन चंपारण बुक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2017 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो हरमनप्रीत कौर ने अगस्त 2017 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। किसने? तो हरमनप्रीत कौर ने अगस्त 2017 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित की गई भारत की ओर से यूनेस्को की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? कौन सी? तो यूनेस्को की 14वीं अमृत सांस्कृतिक विरासत है कुंभ मेला, तो इसका राइट आंसर होगा कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने निम्नलिखित में से किस देश से सोडियम नाइट्रेट के आयात पर 5 वर्षों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? कौन सी शुल्क लगाया है? तो एंटी डंपिंग शुल्क। कौन सी शुल्क? एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने किस देश से सोडियम नाइट्रेट के आयात पर, किसके? सोडियम नाइट्रेट के आयात पर 5 वर्षों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो चीन देश से, चीन पर लगाया है 5 वर्षों का एंटी डंपिंग शुल्क। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो बांग्लादेश। राइट आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एमएस एक्सेल जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को निर्देश इनपुट यूनिट से दिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ अगर आप लोग कंप्यूटर का ई बुक खरीदना चाहते हैं, फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कंप्यूटर का ई बुक खरीदना चाहते हैं तो 30 रुपये का मात्र मिल रहा है आप लोगों को यह ई बुक। आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर ई बुक को परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो कंप्यूटर को निर्देश इनपुट यूनिट के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बूझा हुआ चूना कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। बूझा हुआ चूना कौन सा है? तो राइट आंसर CaOH2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से शोषण कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? कौन सा शोषण, निम्नलिखित में से शोषण कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? शोषण कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? केवल ऊष्माक्षेपी, केवल ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों, या तो ना तो ऊष्माक्षेपी और ना ही ऊष्माशोषी। तो केवल ऊष्माक्षेपी ही अभिक्रिया का प्रकार है शोषण। शोषण सिर्फ केवल ऊष्माक्षेपी की ही अभिक्रिया का एक प्रकार है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मेरे उत्तर का ध्यान से आप लोग उत्तर सुनिए बस, ठीक है। केवल ऊष्माक्षेपी, केवल ऊष्माक्षेपी शोषण का एक अभिक्रिया का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आधुनिक आवर्त सारणी की बात चल रही है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, कहाँ? बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धात्विक लक्षण पर बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है?
तो इसका राइट आंसर होगा घटता है। ऑप्शन टू राइट आंसर घटता है यदि बाएं से दाएं जाने पर। अगर बाएं से दाएं जा रहा है तो धात्विक लक्षण घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? 36 वाटर में जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं, कितने ग्राम, यानी 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो दो मोल उपस्थित होते हैं 36 ग्राम जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधी तथा बिंदु के साइज की बनती है ना? किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधी और बिंदु के साइज की बनती है? तो उत्तल में आभासी सीधी और बिंदु के साइज की प्रतिबिंब बनती है। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है? कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है? तो इसका सभी विकल्प यानी प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये तीनों तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। प्रतिरोधकता भी डालता है, तार की लंबाई भी डालता है और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी डालता है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी विकल्प सही है। इस तरह से 2017 का जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका पेपर 2018 में हुआ था, एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछे गए हैं और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। 39 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। ऑप्शन 2 चालक पर आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के परिमाण पर निर्भर करता है। ऑप्शन 3 चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2, यानी कि जो 3 है यह गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। जो चालक होता है ना, उस पर जो आरोपित बल होता है उसके विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करता है, और ये चालक पर आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के परिमाण पर निर्भर करता है। यानी कि एक बार विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करता है और एक बार बल चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 सही है, केवल 1 और केवल 2 ये दोनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, ऑप्शन 2 उनकी गुप्त ऊष्मा पर, ऑप्शन 3 उनके ताप पर, चौथा उनके स्पर्श के क्षेत्रफल पर। तो उनके ताप पर दो निकायों के मध्य ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, यानी कि उनके ताप पर दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो ताप पर निर्भर करती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन तिलचट्टों के शरीर में वायु किसके द्वारा प्रवेश करती है? तिलचट्टों के शरीर में वायु किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो श्वास रंध्रों के द्वारा। श्वास रंध्रों के द्वारा, यानी ऑप्शन 3 श्वास रंध्रों के द्वारा तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है? कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है? शिराएं। शिराएं इज द राइट आंसर। जो शिराएं होती हैं वह शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। तो जो शिराएं होती हैं वह रक्त को हृदय तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है युगलिना, अमीबा या पैरामीशियम। तो सभी विकल्प सही हैं, यानी ये तीनों एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। युगलिना भी, अमीबा भी, पैरामीशियम भी, ये तीनों एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 35 निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो परितारिका मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो जो परितारिका होता है वह मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर होगा परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से कौन सा रोग समांतर विषाणुओं द्वारा होता है?
यानी कौन सा रोग है जो विषाणुओं के द्वारा सिर्फ होता है, विषाणुओं के द्वारा होता है। तो डेंगू बुखार, जो डेंगू बुखार होता है वह विषाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग धुएं से नहीं होता है, कौन सा रोग धुएं से नहीं होता है? सूखा रोग, जो जिसको बोलते हैं रिकेटस। सूखा रोग रिकेटस यह धुएं से नहीं होता है, बाकी सभी धुएं से होता है। सूखा रोग धुएं से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब आगे क्लास शुरू किया जाएगा थ्योरी बेस पर, क्लासेज बेस पर, तो आप लोगों को मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक टू टॉपिक डिस्कशन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेज शुरू होने वाला है, ठीक है। आप डेली टू डेली वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना कि कौन सी गैस वायुमंडल में, किसमें? वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। नंबर 49, मनुष्यों के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों नहीं है? मनुष्यों के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? क्योंकि यह नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, या हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, या तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय करती है। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है। तो हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक इसलिए है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपसे रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका आप लोग जरूर आंसर देंगे, फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल रिसाव किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है? तेल रिसाव किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तेल रिसाव देखा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फ्रेंड्स को शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।